एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर। हमारा जो प्रीवियस सेशन था यानी कि हमारा जो कल वाला सेशन था, उस सेशन में हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लिया है। अब जब हमने अपना चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लिया है तो अब बारी आती है चैप्टर से रिलेटेड या चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब देखो होता क्या है कि 10th बोर्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग टाइप के या अलग अलग पैटर्न के सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ केमिकल रिएक्शंस रखी जाएंगी यानी कि आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस दी जाएंगी और उन केमिकल रिएक्शंस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। जैसे कि हम सबको पता है कि केमिकल रिएक्शंस अलग अलग टाइप की होती हैं। हमारे पास होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे पास होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होती है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, कई टाइप की रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो पहला टाइप का सवाल कुछ ऐसा बनता है कि आपके सामने कुछ केमिकल रिएक्शंस दी जाएंगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। फिर इसके बाद में एक पैटर्न ये भी आता है कि आपको वर्ड इक्वेशंस दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि सबसे पहले तो इन वर्ड इक्वेशंस को आप कन्वर्ट करो केमिकल इक्वेशंस में और फिर इसके बाद में इन केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस करो, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरे पैटर्न का सवाल ये आता है कि आपके पास कुछ आपको रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे और उन रिएक्टेंट्स को देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये हो गया क्या, एक तीसरे टाइप का सवाल। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, हम हर एक पैटर्न और हर एक टाइप के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ताकि क्या है ना कि सीबीएसई वाले हमसे कोई भी सवाल पूछ ले वो सभी के सभी सवाल हमसे बन जाएं। तो आई होप सभी बच्चों को आज के सेशन का टारगेट क्लियर हो गया होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो होगा क्या, हमारा चेन रिएक्शन। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये चेन रिएक्शन क्या होती है। तो भाई जैसा नाम है वैसे ही काम है। यहाँ पे हम आपको रिएक्शंस की क्या मिलने वाली है, एक चेन मिलने वाली है। हम रिएक्शंस को कंबाइन करते 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 क्या कर लेंगे, एक रिएक्शंस की चेन बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम सवाल करेंगे वो होगा चेन रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। और इस सवाल से हम सीखेंगे क्या, भाई कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो आपका सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि इस चीज़ से हम क्या सीखने वाले हैं। तो चेन रिएक्शन यानी कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हम 2 टाइप के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला टाइप क्या होगा कि आप यहाँ पे रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किस टाइप की कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला टाइप ये हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा टाइप जो कि आप इस सवाल में सीख के जाओगे वो होगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यानी कि आपको जो है आपके सामने यहाँ पे रिएक्टेंट्स रखे जाएंगे और उन रिएक्टेंट्स से आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल मिलाकर के पहले सवाल से हम 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि सबसे पहले तो रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ये भी हम जानना आज सीखेंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट से हम सॉल्व करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया। एक्चुअली हुआ क्या कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस आई हैं, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चंस में हो या फिर वो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हो या फिर वो एग्जाम्पल में जो इक्वेशंस दी रहती हैं वो हो, जितनी भी इक्वेशंस जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में इस वाले चैप्टर में, उन सभी की सभी रिएक्शंस को मैंने कंबाइन कर दिया है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं वो सब आप क्या करोगे, पढ़ लोगे इसी सवाल के थ्रू, एक ही क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी गाड़ी चालू होती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। यानी कि यहाँ पे आपके सामने 2 रिएक्टेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। पहला रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन गैस है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन गैस है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है।
तो आपसे सवाल ये आता है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है और इसके बाद में आपके पास ऑक्सीजन गैस है, तो इन दोनों ही रिएक्टेंट से क्या बनेगा? तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैम इन दोनों ही रिएक्टेंट से बनने वाला है क्या? यहाँ पे पानी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सवाल से आप 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखोगे कि रिएक्टेंट्स आपको दिए रहेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो ऐसे ही सवाल आता है कि यू हैव हाइड्रोजन गैस, यू हैव ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा दोनों ही रिएक्टेंट से? तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जो पानी बना है वो क्या है? एक लिक्विड है, अपनी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब चलो हमने ये तो सीख लिया कि रिएक्टेंट्स के गिवन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? तो यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई इनिशियली मेरे पास थे 2 रिएक्टेंट्स और इनके बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे रिएक्टेंट से क्या बनता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कल वाले सेशन में ये चीज़ पढ़ी है ना? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या बना? पानी बना। तो डेफिनेटली ये क्या हो गई? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई बात आपको समझ में? चलो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हमारे पास क्या था? पानी था। अब जैसे ही हमारे पास पानी आया तो हमको ये ख्याल आया कि भाई हमारे पास सोडियम मेटल भी तो है, यानी कि पानी कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना। पानी बन चुका है। अब पानी जैसे ही बना फिर हमने सोचा कि भाई हमारे पास सोडियम मेटल भी तो है, तो हमने क्या किया? इस सोडियम मेटल को जो फॉर्म्ड वाटर है उसी के साथ रिएक्ट करा दिया। तो सवाल ये आता है कि आपके पास सोडियम है और आपके पास पानी है, तो सोडियम और पानी के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? यानी कि आपको प्रोडक्ट पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि पानी और सोडियम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बड़ा सिंपल है, कैसे हम समझेंगे? तो देखो, इसके लिए मैं आप पे एक काम कर रही हूँ। ये जो पानी है ना, इसको मैं खोल के कुछ इस तरीके से लिख दे रही हूँ। ये क्या है? पानी है। पानी क्या होता है भाई? H2O होता है। तो इसी H2O को मैंने, इसी H2O के मॉलिक्यूल को मैंने कैसे लिख दिया है? खोल के लिख दिया है, यानी कि HOH के फॉर्म में लिख दिया है। अब हम सबको पता है कि सोडियम जो है वो क्या होता है? रिएक्टिव होता है। किसके साथ? मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। अगर आपको कल की रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो मैंने आपको बताया था क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो कड़क नाथ का मग एल्यूमिनियम का, है ना? कड़कनाथ मतलब क्या? के मतलब कि पोटेशियम, नाथ मतलब क्या? सोडियम, का मतलब क्या? कैल्शियम, मग मतलब क्या? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम है ही। फिर इसके बाद में क्या आया था? जिंक आयरन का पब है ना? जिंक आयरन का क्या है? पब है। तो ये क्या बन जाता? ये बन गया जिंक आयरन लेड और हाइड्रोजन। तो ये जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सोडियम क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जहां सोडियम को हाइड्रोजन दिखेगा वो वहां पे क्या करेगा? वो उसको जाकर के डिस्प्लेस करा देगा। तो यहाँ पे हुआ क्या? देखो, यहाँ पे सोडियम मेटल था और यहाँ पे पानी में क्या प्रेजेंट था? H प्रेजेंट था। तो जैसे ही सोडियम मेटल को दिखा कि अरे भाई यहाँ पे क्या है? पानी में H है, तो सोडियम क्या करेगा? उस H को धक्का मार करके उसकी जगह आकर के बैठ जाएगा, है ना? जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लीस्ट या कम रिएक्टिव एलिमेंट को जाकर के डिस्प्लेस कर देता है, धक्का मार के उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हुआ। सोडियम ने क्या किया? पानी में जो H था उसको जाकर के हटा दिया और खुद उसकी जगह जाकर के बैठ गया। तो क्या बन गया? वो बन गया NaOH। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। ठीक है, बचा क्या? बचा बेचारा हाइड्रोजन। अब हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए है। तो पार्टनर उसने किसको बनाया? एक दूसरे हाइड्रोजन एटम को बनाया। तो ये H कंबाइन हो गया H के साथ और क्या बना लिया उसने? हाइड्रोजन गैस बना ली। तो हम बोलते हैं कि पानी और जब सोडियम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। ये रिएक्शन कहाँ दी गई है? तो ये रिएक्शन है आपकी NCERT की। जो भी रिएक्शन, देखो बाद में सैंपल पेपर सॉल्व करना,
ठीक है, या किसी रिफ्रेशर के सवालों को सॉल्व करना, वो बात अलग होती है। लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए कि आपकी अपनी एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शंस दी गई हैं एटलीस्ट आप उसको सबसे पहले सॉल्व कर लो। बाद में जो आप अपने प्रैक्टिस लेवल पे जो भी रिएक्शन सॉल्व करते हो, जिस भी किताब की सॉल्व करते हो, वो बात अलग है। लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दी गई हैं उनको देनी है। तो ये रिएक्शन मैं अपने मन से लेकर के नहीं आई हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी की है। इस सवाल में मैं जो भी आपको रिएक्शन करा रही हूँ सब की सब आपकी एनसीईआरटी की हैं और एटलीस्ट आपको ये सभी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोडियम और पानी था, तो उसने जाकर के क्या किया, H को डिस्प्लेस कर दिया और खुद हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि गिवन रिएक्टेंट से क्या बना, कौन सा प्रोडक्ट बना, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम जाकर के डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी वाली, भाई डिस्प्लेसमेंट के भी तो हमने दो टाइप पढ़े हैं, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे को जाकर के डिस्प्लेस करता है, डबल में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स अपनी पोजीशंस क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। आया इतना समझ में। चलो अब इसके बाद में हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन गैस तो क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस को देखा हमको ये रियलाइज हुआ कि भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास थोड़ी सी क्लोरीन गैस भी तो थी। तो हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है उसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, यानी कि Cl2 के साथ। तो अब आपके पास सवाल आता है कि आपके पास है हाइड्रोजन गैस और आपके पास है क्लोरीन गैस, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं HCl। तो एक टाइप तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि रिएक्टेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, आइडेंटिफाई करो, तो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरे पास दो रिएक्टेंट्स थे, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। यानी कि डेफिनेटली ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ये क्या है भाई, ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे हम बोल रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बन चुका है। आई आपको बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं आगे की, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये तो आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि कैसे पानी और सोडियम से क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो, अब इनिशियली मेरे पास जितनी भी हाइड्रोजन गैस थी उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया था, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया था, लेकिन पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस इसमें यूज़ नहीं हुई, थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस बच गई थी। तो अब जो रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस थी उसको मैंने रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस भी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस थी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई, फिर इसके बाद में मेरे पास नाइट्रोजन गैस भी बची हुई थी। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को मिला दिया। सवाल ये आता है कि यू हैव हाइड्रोजन गैस एंड यू हैव नाइट्रोजन गैस, तो इनके रिएक्शन से क्या बनेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैम जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं अमोनिया। ये रिएक्शन कहाँ दी गई है, तो ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, ठीक है। सवाल ये है मेरा, अब नेक्स्ट आप गैस कर सकते हो कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। भाई हम कर क्या रहे हैं इस सवाल में, यहाँ पे हम दो चीज़ों को, दो टाइप के सवालों को सॉल्व करना सीख रहे हैं कि पहला तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लो, इसके बाद में आप पहचानो कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसको हम अमोनिया कहते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बने, समझ लो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, CR मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आए आपको बात समझ में। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ते हैं किसकी, ये जो ऑक्सीजन है ना, अब इस ऑक्सीजन का भी हम कुछ करते हैं। यानी कि हुआ क्या कि पूरी की पूरी हमने ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करवाया था, है ना, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गैस बची हुई थी। तो अब इस बची हुई ऑक्सीजन गैस को मैं रिएक्ट करवाती हूँ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ।
मेरे पास क्या रखा हुआ था, एक मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ था। सवाल यही आता है कि आपके पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है और उस मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करते हो, जलाते हो। ठीक है, तो जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या होगा, सवाल यही आता है। कहाँ आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है भाई, एक नीले डब्बे में मैग्नीशियम रिबन के बारे में ये चीज़ लिखी गई है कि आपके पास है मैग्नीशियम रिबन। रिबन मतलब क्या, मैग्नीशियम मेटल की एक पतली सी पट्टी। ठीक है, तो आपके पास मैग्नीशियम रिबन है और उसको आपने जलाया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो बर्निंग में कौन सी गैस चाहिए होती है, बर्निंग में आपको चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस। तो आपने यहाँ पे किया क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया है। इसका मतलब क्या कि आप मैग्नीशियम रिबन को किसके कांटेक्ट में लेकर के आए हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आए हो। तो अगर आपको ऐसी रिएक्शन दी जाए कि मैग्नीशियम लिखा हुआ है और उसको आपने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है, तो जैसे ही आप कहीं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो तुरंत समझ जाओ यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग हुई है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन बहुत ही डेजलिंग, आप बोल सकते हो वाइट लाइट के साथ क्या करता है, वाइट फ्लेम के साथ क्या करता है, बर्न करता है। और जब वो बर्न करेगा तो कोई भी हम बोलते हैं कि चीज़ जलती है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनता ही है। क्यों, क्योंकि बर्निंग क्या है, बर्निंग भी तो एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनता ही है। जैसे कि अगर आप इस पेपर को जला दो तो जलाने के बाद क्या होगा, कुछ राख बनेगी, कुछ स्मोक बनेगी। तो राख, ऐश और स्मोक क्या है, एक प्रोडक्ट ही तो है केमिकल रिएक्शन के, बर्निंग के। तो सिमिलरली जब आप एक मैग्नीशियम रिबन को क्या करोगे, जलाओगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही तो आपको इस रिएक्शन में बताना है। तो भाई जब मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हम बोलते हैं कि वाइट कलर का, आप बोल सकते हो कि पाउडर होता है। क्या होता है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। कई बार सवाल में जो ना घुमा फिरा करके पूछा जाता है कि आपके पास एक मेटेलिक रिबन है, ये भी एक टाइप का सवाल है भाई। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना वो सब मैं आपको आज बता दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। सवाल ये आता है कि आपके पास एक मेटल का रिबन है, उस मेटल के रिबन को आपने जैसे ही जलाया तो एक डेजलिंग लाइट जो है प्रोड्यूस हुई बर्निंग पर, और बर्निंग के बाद में एक वाइट कलर का पाउडर जो है ना, या बोल सकते हो कि एक वाइट कलर का जो है एक सब्सटेंस जो है ना फॉर्म हुआ है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से मेटल का रिबन है। तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि भाई जैसे ही आपने ये सुना कि बर्निंग के बाद में क्या हुआ, एक वाइट कलर का पाउडर बना, तो व्हाइट कलर का पाउडर मतलब क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होगा। कैसे बना होगा, जब आपने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया होगा, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाई होगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपने प्रोडक्ट तो बनवा लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल ये आता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी ये, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या लिख लो कि ये है एक कंबशन रिएक्शन। कंबशन हुआ है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गई, एक कंबशन रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद में या आप इसको बर्निंग रिएक्शन भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि चीज़ें जल रही हैं। तो ये हो गई कंबशन या बर्निंग की प्रोसेस। और इसके बाद में टाइप क्या होगा, तो टाइप आपको बोलना पड़ेगा कि मैम ये तो फिर से क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो ना रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की। अब हमारे पास ना इनिशियली बहुत सारी ऑक्सीजन थी, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन को हमने सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बन गया, पानी बना। रिमेनिंग जो ऑक्सीजन थी उसमें से भी हमने थोड़ी सी ऑक्सीजन को क्या करा है, रिएक्ट करवाया किसके साथ, मैग्नीशियम रिबन के साथ, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इतने के बाद भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गैस बची हुई थी, तो अब जो रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस है, इसको मैं कैसे इंडिकेट करूं, चलो ऐसे कर देती हूँ। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस बची हुई थी, तो अब इस थोड़ी सी बची हुई ऑक्सीजन गैस को मैंने यहाँ पे रिएक्ट करवाया है किसके साथ, H2S के साथ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। सवाल ये है कि मैम ये आप रिएक्शन क्यों करवा रही हो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी की एक भी केमिकल रिएक्शन को हमें छोड़ना नहीं है, सबकी सब हमें सॉल्व करनी ही है।
ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे आप रिएक्ट करवाया है किसके साथ, इसको मैंने रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो अब आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो बड़ा आसान है, यहाँ पे बनेगा क्या, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा, पानी भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास है ऑक्सीजन गैस, जब आप इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2S के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है प्रोडक्ट, SO2 और H2O बन जाता है। ठीक है, सवाल ये है, चलो आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, अब सवाल ये है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो सल्फर था ना, सल्फर के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई सल्फर के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे किसी एलिमेंट के पास क्या हो जाए, ऑक्सीजन आ जाए, यानी कि एलिमेंट के पास आप बोल सकते हो कि एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है सल्फर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन अब मुझे इतना समझ के, इतना देख करके जल्दबाजी में यहाँ पे ऑक्सीडेशन मत लिख के आना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होते हुए दिखाई देते आप समझ रहे हो कि हाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको पलट के ये भी देखना होगा कि क्या कहीं इस रिएक्शन में रिडक्शन भी तो नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली हो जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि चलो आपने मान लिया पे क्या हुआ है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको ये भी पता करना है कि क्या कोई ऐसा है एलिमेंट जिसका रिडक्शन भी हुआ है। तो हाँ भाई, किसका हुआ है, वो हुआ है ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हमारे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन किसके पास था, सल्फर के पास था। लेकिन रिएक्शन के बाद हुआ क्या, रिएक्शन के बाद हम बोलते हैं कि सल्फर के पास ऑक्सीजन आ गया तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन हुआ क्या, रिएक्शन के बाद में ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया और तभी क्या बना है, पानी बना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में आकर के हाइड्रोजन ऐड हो गया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे साक्षात क्या हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब कौन सी रिएक्शन पढ़ें। अब हम बात करते हैं, चलो हमारे पास क्या था, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना। चलो अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये कहाँ से बना था, जब हमने पानी और सोडियम को जब हमने रिएक्ट करवाया था, तो पानी और सोडियम के रिएक्शन से क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई थी। उस हाइड्रोजन गैस को तो हमने ठिकाने लगा दिया। कैसे ठिकाने लगा दिया, तो क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, HCl बन गया। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करवा देते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी अभी रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो सोडियम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव वाले को जाकर के धक्का दे देगा और उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा। तो जैसे ही सोडियम को, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम को जैसे ही दिखाई दिया कि भाई सामने वाले कंपाउंड में यानी कि H2SO4 में क्या है, हाइड्रोजन है, तो तुरंत उसकी बुद्धि जागेगी कि भाई मुझसे तो लीस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोजन, फिर क्यों हाइड्रोजन ने सल्फेट के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बना के रखा है, H2SO4 कंपाउंड बना करके रखा है। उसकी जगह तो मुझे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। तो होगा क्या, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम होगा वो H2SO4 में से H2 को क्या करेगा, हाइड्रोजन को जाकर के धक्का मार देगा और धक्का मार के उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि सोडियम ने
H2SO4 में से H2 को धक्का मारा क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव था और उसको धक्का मार के उसकी जगह पे आकर के बैठ गया, तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। आई आपको बात समझ में? क्या सोडियम सल्फेट के अलावा कुछ और भी बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल बनेगा। क्या होगा भाई? ये जो H2 बाहर निकला है इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये H2 क्या करेगा? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ने H2 को धक्का मार करके सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लिया, ठीक है। लेकिन बचा हुआ कौन था? बचा हुआ था हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेगा? पानी, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या बना लेगा? ये मिलके बना लेगा H2O, यानी कि पानी बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको सबको समझ में आ रही है। अब जो कि हम ऑलरेडी अपना जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, 10th केमिस्ट्री का, एसिड बेस वाला, वो हम पढ़ चुके हैं, तो हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? एग्जैक्टली एक न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हुई है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? आपके पास होता है एक बेस, आपके पास होता है एक एसिड। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? चीज़ें हम बोलते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, सॉल्ट बन जाता है और पानी बन जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सल्फ्यूरिक एसिड तो एक एसिड है ही, तो जब एसिड और बेस कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। प्लस न्यूट्रलाइजेशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? अभी अभी तो बताया मैंने कि सोडियम क्या करता है? सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड में से जाकर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आ जाता है, उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है, तो सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो हुई ना ये क्या? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में और रिएक्शन क्या हो सकती है? नेक्स्ट रिएक्शन ये हो सकती है कि ये जो सोडियम सल्फेट बना है ना, इस सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवा दें किसके साथ? हमारे पास सोडियम सल्फेट तो आ ही गया है, अब इस सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ? BaCl2 के साथ, यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ। ये क्या करा मैंने? सोडियम सल्फेट तो बन ही चुका था। कैसे बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बना था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ये जो सोडियम सल्फेट बना है ये जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। अब आपको मुझे बताना है कि आपके पास है सोडियम सल्फेट, आपके पास है बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनने वाला है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी क्या होने वाली है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। कैसे होने वाली है? बड़ा सिंपल है भाई। होगा क्या कि बेरियम जो है वो सोडियम सल्फेट कंपाउंड में सोडियम की जगह आकर के बैठ जाएगा। बदले में क्या होगा? ये जो सोडियम है ये बेरियम क्लोराइड कंपाउंड में से बेरियम की जगह आकर के बैठ जाएगा। भाई आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी का सवाल है कि सोडियम सल्फेट है, आपके पास बेरियम क्लोराइड है, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई दोनों ही बेरियम और जो सोडियम है वो एक दूसरे की जगह को क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि सल्फेट के साथ आके बैठ जाएगा बेरियम और आप बोल सकते हो कि बेरियम की जगह पे आके बैठ जाएगा कौन? सोडियम। तो क्या बन जाएगा? Ba, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। सोडियम सल्फेट की कितनी होती है? -2। तो क्या बनेगा यहाँ पे? बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 बन जाएगा। प्लस हम बोलते हैं कि सोडियम जब Ba की जगह लेगा तो वो क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? NaCl, यानी कि नमक बना लेगा, ठीक है। ये क्या है? ये हुई एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है ना। यहाँ पे दो एलिमेंट्स ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। सोडियम ने जाके डिस्प्लेस किया बेरियम को, बेरियम ने भी पलट के क्या किया? सोडियम की जगह पे ऑक्यूपाई आकर के वो बैठ गई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या? DDR, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में पूरा लिख के आना, शॉर्ट में मत लिखना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? शॉर्ट में लिख रही हूँ DDR, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई आपको बात समझ में? एक चीज और है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हम बोलते हैं क्या होता है? एक कर्डी वाइट कलर का, यानी कि जैसे दही का कलर होता है ना, तो उस कलर का ये एक PPT होता है, यानी कि ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। कैसे बना है? ये बना है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो बेरियम में जाकर के डिस्प्लेस किया सोडियम को, सोडियम ने क्या किया? बेरियम की जगह पे आकर के बैठ गया और क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया, जो कि एक वाइट कलर का क्या होता है? PPT होता है। आई आपको बात समझ में? चलो, अब हम बोलते हैं कि ये जो BaCl2 है ना, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं।
अभी तो BaCl2 ने क्या किया था, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था। अब जो BaCl2 है वो जाकर के रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ। किसके साथ जाकर के करेगा, वो करेगा पोटेशियम सल्फेट के साथ। इनिशियली BaCl2 ने, बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट के साथ किया था, अब BaCl2 क्या कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब बताओ अब क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो हिंट दे देती हूँ, जो रिएक्शन हमने अभी अभी देखी है ना, सेम रिएक्शन कहाँ होगी, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के बीच में। कैसे, इनिशियली क्या हुआ था, बेरियम ने जाकर के डिस्प्लेस किया सोडियम को, सोडियम ने जाकर डिस्प्लेस करा बेरियम को। अब यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेशियम जाकर के डिस्प्लेस करेगा बेरियम को, बेरियम करेगा जाकर के इसको, पोटेशियम को। आई होप ये वाली रिएक्शन सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी कि BaCl2 जब पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी, लेकिन बनेगा क्या, देखो इधर पे बेरियम आ जाएगा किसकी जगह, पोटेशियम की जगह। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, यानी कि BaSO4 बन जाएगा। अगेन वही व्हाइट कलर का PPT बन जाएगा। प्लस के भी तो, पोटेशियम भी तो क्या कर रहा है, बेरियम की जगह आ रहा है। तो जब पोटेशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा KCl। ठीक है, क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर भी मैं लिख दूँ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा क्या, DDR, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या करें, अब एक और चीज़ है, ये जो बेरियम क्लोराइड है ना, ये एक और एसिड के साथ आप बोल सकते हो कि रिएक्ट कर सकता है। कौन सा एसिड, वो होगा और कोई नहीं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। तो यहाँ पे आपको बेरियम क्लोराइड की टोटल कितनी रिएक्शंस हो गई, मेरे हिसाब से 3 हो गई। पहला उसने रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट के साथ, फिर उसने रिएक्ट कराया पोटेशियम सल्फेट के साथ, अब वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बेरियम आकर के बैठ जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये बना HCl प्लस हम बोलते हैं कि BaSO4 बन गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। बच्चों ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपकी NCERT की है। एक भी ऐसी रिएक्शन इसमें ऐसी नहीं है जो कि मैं किसी रिफ्रेशर या किसी सैम्पल पेपर या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके मैं रख रही हूँ। ये सब आपकी NCERT की है, अलग अलग पन्नों पे दी गई है, इंटेक्स क्वेश्चन में दी गई है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में दी गई है। तो हो सकता होगा कि आपको लग रहा हो इतनी सारी रिएक्शन तो हमने देखी नहीं चैप्टर में जितनी मैम करवा रही हैं, जबकि इतनी ही सारी दी गई हैं। ठीक है, तो लिंक करते हुए आगे बढ़ो तो सारी रिएक्शंस अपने दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो BaCl2 ने रिएक्ट करा था सोडियम सल्फेट के साथ, क्या बनाया था, BaSO4 और NaCl। फिर उसने रिएक्ट कराया किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, दोबारा क्या बना, बेरियम सल्फेट और KCl। फिर जब उसने सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो भी क्या बना, बेरियम सल्फेट और HCl। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं BaCl2 की, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, एक कॉमन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, व्हाइट कलर का PPT, किसका, बेरियम सल्फेट का, है ना। बेरियम क्लोराइड की जितनी भी हमने रिएक्शंस देखी हैं, 3 रिएक्शंस देखी हैं, उन तीनों ही रिएक्शंस में कॉमन प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं यहाँ पे, चलो ये जो हमारे पास H2SO4 था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, इस सोडियम सॉरी ये जो हमारे पास H2SO4 है यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, ये भी आपकी NCERT की है कि हमारे पास सवाल यही आता है कि आपके पास जिंक है और आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, आपके पास क्या है, H2SO4 है। तो जिंक और जब हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अगेन ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली रिएक्शन होगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी वाली, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही जिंक को पता चला कि सामने वाले कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन है, जिंक का जो ईगो है वो उसके सामने आ गया। जिंक ने बोला कि भाई हाइड्रोजन तो मुझसे लेस रिएक्टिव है, फिर ये लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंपाउंड कैसे बना सकता है। तो क्या करेगा जिंक, हाइड्रोजन सल्फेट में जाकर के हाइड्रोजन को धक्का मार करके उसको हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट
और पीछे छूट जाएगा कौन, बेचारा हाइड्रोजन। क्यों छूट जाएगा, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है ना, उसकी गलती बस इतनी ही है हाइड्रोजन की कि वो कम रिएक्टिव है। किससे, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, उसी के कंपाउंड में से उसी को धक्का मारेगा, खुद आकर के बैठ जाएगा। तो जिंक ने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और निकल गया क्या, हाइड्रोजन गैस। ये क्या होगी, ये होगी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, SDR शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में आगे कैसे बढ़ें, आगे चलो, यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है। हाँ, एक और रिएक्शन बची है। ये जो HCl हमने बनाया था ना, कहाँ गया हमारा HCl, नहीं, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, कब बना था, जब हमने पानी और सोडियम को रिएक्ट करवाया था। तो क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस इवॉल्व हुई थी। क्या थी ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। सोडियम ने जाकर के पानी में से H को ही डिस्प्लेस कर दिया था, है ना। और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिर हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया था। अब थोड़ा बहुत जो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा था, तो इस बचे हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे HCl ऐड कर दिया। HCl खुद क्या है, एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो अगेन ये क्या हो गई, एक एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई। तो क्या बनेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बन सकता है यहाँ पे, तो सोडियम जाकर के डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सोडियम जाकर के क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, कम एक्टिव हाइड्रोजन को। कहाँ से, HCl में से। तो सोडियम जाकर के बैठ जाएगा H की जगह पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा NaCl। बचा क्या, सोडियम गया कहाँ से था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बचा गया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बचा क्या, OH। ये OH किसके साथ जाकर के कंबाइन करेगा, HCl का जो H है वो इसके साथ जाकर के कंबाइन कर लेगा। ठीक है, क्या आप इस चीज को समझ रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड था और HCl था। सोडियम ने क्या किया, H को धक्का मार करके Cl के साथ क्या बना लिया, NaCl बना लिया, नमक बना लिया। बचा क्या, H और इसका OH। तो H OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O, यानी कि पानी बना लेंगे। तो अगेन ये क्या हो गई, ये हो गई एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गई, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बेसिकली एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और पानी बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कुछ और यहाँ पे हो सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। चलो, यहाँ पे एक और चीज़ बन सकती है। ठीक है, अब ये जो HCl बना है, ये जो HCl बना है, सवाल है आपकी NCERT का कि आपके पास HCl है और उस HCl में हम बोलते हैं कि कुछ आयरन की यानी कि लोहे की कीलें पड़ी हुई हैं, तो रिएक्शन क्या होगी। तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपके NCERT का सवाल है। ठीक है, कि आपके पास है HCl और उस HCl को आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, आयरन के साथ। तो क्या बनेगा, जैसे ही आयरन को दिखाई देगा कि उसके सामने क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन है, आयरन का ईगो सामने आ जाएगा। आयरन बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन तो मुझसे कम रिएक्टिव है, तो फिर ये कैसे Cl के साथ जाकर के कंपाउंड बना सकता है, हटाओ इसको हटा देना चाहिए बिल्कुल ही। तो क्या करेगा, आयरन जाकर के डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा FeCl2। पीछे कौन छूट जाएगा बेचारा, पीछे छूट जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन कौन सी वाली होगी, ये होगी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये क्या होगी, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ये वाली जो हमारी रिएक्शन थी ना, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि Na जाकर के पहुंचा H की जगह, तो बदले में H भी तो आया है ना सोडियम की जगह, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो फिर वो है ही। ठीक है, तो एक छोटी सी रिएक्शन यहाँ भी है कि आपके पास है एसिड, कौन सा वाला, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, उसमें आपने क्या डाल दी है, लोहे की कुछ कीलें डाल दी हैं, यानी कि कुछ आयरन डाल दिया है। तो क्या रिएक्शन होगी, FeCl2 बन जाएगा, और प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है, अब क्या बचा, चलो अब ये जो HCl है ना, इसको हम थोड़ा सा मैग्नीशियम के साथ भी क्या करवा देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं। तो ये है क्या, HCl, और ये है क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का देख करके दिमाग खराब, क्यों दिमाग खराब, उसको अपने सामने एक ऐसा कंपाउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कौन है, हाइड्रोजन है, और उसको पता है कि हाइड्रोजन, मैग्नीशियम को कि हाइड्रोजन मुझसे क्या है, कम रिएक्टिव है। तो फिर ये कम रिएक्टिव वाला हाइड्रोजन कैसे कंपाउंड बना रहा है, तो क्या होगा,
मैग्नीशियम को आया गुस्सा, वो गया HCl के पास और उसमें से H को जाकर के मुक्का मार दिया और उसको उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ गया, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। प्लस हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है वो तो है ही, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब कौन सी रिएक्शन है, आपकी NCERT की है, एक के बाद एक। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ने सब क्या करवा दिया, लेकिन हाँ, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उन सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम फाइनली जो है ना MgCl2 के लेवल तक आए हैं। एक के बाद एक हम क्या कर रहे हैं, सभी रिएक्शंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करते करते यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि गिवन रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, और प्रोडक्ट को बनाने के बाद में वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, वो भी यहाँ पे हम साथ में सीखते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे, BaSO4 हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं किसके साथ, NaCl के साथ। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम बढ़ जाते हैं कहाँ, आगे। आगे हमारे पास क्या है, देखो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ना कि जो हमारे पास ये था ना बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, तो जब वो रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ, तो क्या बना लेता है, वो बना लेता है बेरियम सल्फेट, प्लस हम बोलते हैं कि NaCl बनता है। ठीक है, अब ये जो NaCl बना है हमारे पास, इसको हम जाकर के रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये कहाँ की रिएक्शन है, ये है आपकी NCERT की रिएक्शन। ठीक है, आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl और आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलके क्या बना लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगेन ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, जैसे ही सोडियम को अपने सामने एक ऐसा कंपाउंड दिखाई दिया जिसमें कि कौन था, सिल्वर था, उसका हो गया दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब हो गया, सोडियम ने बोला कि भाई सिल्वर जो है वो तो मुझसे कम रिएक्टिव है, फिर वो कम रिएक्टिव सिल्वर मेरे सामने कैसे किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बना सकता है, हटाओ उसको मेरे सामने से। तो क्या हुआ, सोडियम ने जाकर के सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को ही जाकर के मुक्का मार दिया और उसकी जगह पे जाकर के बैठ गया। तो क्या बन जाएगा, सोडियम जब सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देगा तो वो खुद बैठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। कहानी यहीं तक नहीं रुकी, कहानी इसके आगे भी बढ़ी। आगे क्या था, गुस्से में कौन आ गया, सिल्वर आ गया। सिल्वर ने बोला कि सोडियम ने मुझे हटाया है ना मेरी जगह से, अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाता हूँ। तो बदले में क्या हुआ, Ag जाकर के बैठ गया सोडियम की जगह पे। भाई सोडियम ने अगर सिल्वर को जाकर के धक्का मारा है और सोडियम नाइट्रेट बना है, तो जहाँ पे इनिशियली सोडियम होगा वो जगह खाली हो जाएगी ना, तो उस खाली पड़ी हुई जगह पे कौन आकर के बैठ गया, लेस रिएक्टिव सिल्वर आकर के बैठ गया और क्या बना लिया, उसने बना लिया AgCl। क्या बना लिया, AgCl बना लिया। ठीक है, ये AgCl क्या होता है, AgCl हम बोलते हैं कि ये भी जो है ना एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और इसकी खास बात क्या है, खास बात इसकी ये है कि ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, तो उस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड यूज होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में वो मैं आपको यहाँ पे बताती जा रही हूँ, कल भी बताई थी, फिर से बता दे रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई तो सोडियम आ गया सिल्वर की जगह, सिल्वर आ गया सोडियम की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR हो जाएगी। और इस DDR से क्या बन गया, AgCl बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। सोडियम नाइट्रेट को जाने दो, हमें काम है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। क्यों काम है सिल्वर क्लोराइड का, जो बचा हुआ सिल्वर क्लोराइड था ना, इसको हम क्या करेंगे, ले जाकर के रख देंगे धूप में। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हमने कहाँ रखा, धूप में ले जाकर के रखा, तो हमने पाया कि भाई यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि Ag और Cl2 बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि यहाँ पे हो गई है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक तो हम बार बार किसकी बात कर रहे थे, हमने बात कर ली कॉम्बिनेशन की, हमने बात कर ली डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में भी हमने दोनों बात कर ली, सिंगल भी और डबल भी। इसके बाद में इसके पहले हमने रिडॉक्स भी देखी थी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार कौन आई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई है। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, भाई मुझे कैसे पता चला
कि यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास एक होता है बड़ा सा रिएक्टेंट, और उस बड़े से रिएक्टेंट के अंदर कुछ ऐसा होता है, उसमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है कि वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में जाकर के टूट जाता है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक मेजर रिएक्टेंट अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में जाकर के डिवाइड हो, टूट जाए, उसे हम कहते हैं क्या? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl को कहाँ रख देंगे? सनलाइट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगी? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और इस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से होगा क्या? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन हुई है? यहाँ पे हुई है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में सभी को? चलो, अब इसके बाद में एक और इस रिएक्शन को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेते हैं। आपके पास सिल्वर आ गया है ना, इस सिल्वर को अगर आपने क्या किया? ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा AgBr। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, किस टाइप की होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरे पास रिएक्टेंट्स दो थे, सिल्वर और ब्रोमीन, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, AgBr बना। तो जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में, वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कहाँ दी गई है? आपकी NCERT में दी गई है, चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अब हम कहाँ पहुँचते हैं? चलो अब हम आते हैं, ये पूरी जो हमने प्रीवियस रिएक्शन पढ़ी है ना, केमिकल चेन रिएक्शन, ये उसी का हिस्सा था। वहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी चेन रिएक्शन। दूसरी चेन रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है? दूसरी चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है कार्बन से और स्टार्ट होती है ऑक्सीजन से। तो अब आपके पास नेक्स्ट सवाल ये है NCERT का कि आपके पास कार्बन है और आपके पास ऑक्सीजन है, तो दोनों के रिएक्शन से क्या होगा? दोनों के ही रिएक्शन से हम सबको पता है क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन अगर मैं पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम ये क्या है? ये तो Cr है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स दो थे और इनके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बने, वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनी गई है, तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवा देते हैं। किसके साथ? तो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मैंने कल आपको ये बताया था कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों के ही आपको जो कॉमन नेम्स है वो भी आपको याद कर लेने चाहिए। बिल्कुल कर लेने चाहिए, बताया भी था। ठीक है, तो आपके पास सवाल ये आएगा कि आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये छोड़ो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, आपके पास है क्या? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और ये जो स्लेक्ड लाइम है, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। NCERT का सवाल है कि आपके पास है स्लेक्ड लाइम और उसको आप जब रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब ये रिएक्शन उसी बच्चे से बनेगी जिसको पता होगा कि भाई स्लेक्ड लाइम क्या होता है। तो स्लेक्ड लाइम और कुछ नहीं, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनने वाला है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हम बोलते हैं थोड़ा सा क्या बन जाएगा? पानी भी बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कैसी रिएक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो, ये वाली नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको बस इतना याद रखना है कि आपके पास थी कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बनी थी? कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने क्या करा है? स्लेक्ड लाइम के साथ। ठीक है, स्लेक्ड लाइम के साथ जब आपने इसको रिएक्ट करवाया है, तो क्या बन गया है? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, तो बचा क्या? बचा है हमारा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो चूना आया था, यानी कि जो हमारे पास लाइमस्टोन आया था, उसको हमने क्या किया? उसको हमने हीट कर दिया। क्या करा हमने? उसको हीट कर दिया। तो अब हम सबको पता है कि जब भी हम अपने किसी कंपाउंड को क्या करते हैं? हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? वो कंपाउंड टूट जाता है। ठीक है, तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आपने हीट एनर्जी सप्लाई करी, तो क्या होगा? टूट ही जाएगा। कैसे टूटेगा? तो वो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में
प्लस हम बोलते हैं कि वो टूटेगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बना, क्योंकि जो लाइमस्टोन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूटा है, और जब चीज़ें टूटती हैं तो उसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आई आपको बात समझ में। तो स्टार्ट हमने किया था कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ, तो क्या बना, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। बचा हुआ जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था उसको हमने उठा करके हीट कर दिया, है ना, हीट प्रोवाइड कर दी, तो क्या हुआ, वो टूट गया। टूटा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विकलाइम। क्या कहते हैं इसको, हम क्विकलाइम कहते हैं। ये जो बेसिकली हमारे पास आप बोल सकते हो कि क्विकलाइम है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश वगैरह में, ठीक है, जो हमारे घरों में दीवारों पे जो पुताई होती है उसमें हम किसको यूज़ करते हैं, क्विकलाइम को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अब हम बोलते हैं कि हमारे पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो क्विकलाइम है, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। आप बाज़ार से क्विकलाइम खरीद के लेके आए हो, यानी कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और आपने क्या करा, उसको एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था, उस पानी में जाकर के मिला दिया। अचानक से आपने देखा कि जिस बाल्टी में आपने क्विकलाइम और पानी को मिलाया है वो बाल्टी गर्म हो गई, यानी कि उस बाल्टी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि भाई ये क्या हुई, ये हुई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, और इसी हीट के कारण जिस कंटेनर में आपने पानी और क्विकलाइम को ऐड किया था उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो इतना सब कुछ नाटक से हुआ क्या, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। क्या बना, तो दोबारा बन गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और प्लस हम बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है तो डेफिनेटली हीट भी इवॉल्व हुई ही होगी, ठीक है। तो शुरुआत हमने करी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या करा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम बोलते हैं कि हमने लाइमस्टोन बनवा लिया था, ठीक है ना। लाइमस्टोन से फिर हम बोलते हैं कि क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्विकलाइम को हमने पानी के साथ फिर से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, दोबारा से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रोसेस है ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। जिस बाल्टी में आपने पानी और क्विकलाइम मिलाया है वो बाल्टी गर्म हो जाती है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, चलो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन आई थी ना, इस ऑक्सीजन को हमने पूरा का पूरा कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करवाया था, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची हुई थी, तो बची हुई ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, C6H12O6 के साथ, यानी कि ग्लूकोज के साथ। तो क्या होगा भाई, ग्लूकोज क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अक्सर बोलते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए कि डाइजेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होती है ना। इसको हम लाइफ प्रोसेसेस में से दो प्रोसेसेस होती है हमारी, डाइजेशन और रेस्पिरेशन की। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि क्यों हम डाइजेशन करते हैं, क्यों हम रेस्पिरेशन करते हैं? अगर हम केवल खाना खाएं तो खाना खाने से ही काम चल जाना चाहिए ना, रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भाई जीने के लिए क्या चाहिए हमको, अलग अलग काम करने के लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए है। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। जब हम खाना खाएंगे उसका डाइजेशन होगा तो हम बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है ना। फ्यूल क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमको क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, खाना है। तो खाना क्या बन जाएगा, हमारे लिए फ्यूल बन जाएगा। और जब तक फ्यूल जलता नहीं है जब तक उससे एनर्जी रिलीज नहीं होती है। आपके पास क्या है, लकड़ियां हैं, ठीक है ना। पहले के ज़माने में जब एलपीजी वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, इंडक्शन वगैरह, तो लकड़ियों को ही जला करके खाना बनाया जाता था, ठीक है। तो अगर लकड़ियां नहीं जलेंगी तो क्या, बेसिकली जो लकड़ी है वो भी क्या है, हमारे लिए एक फ्यूल ही तो है। जब लकड़ी जलती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है खाना बनाने के लिए। लेकिन ये हीट एनर्जी आएगी कहाँ से, ये तभी आएगी जब लकड़ी क्या होगी, जलेगी, यानी कि जब फ्यूल बर्न होगा। तो हमारी बॉडी में भी जो खाना आता है वो क्या है, एक फ्यूल है। फ्यूल कब एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो जलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास ग्लूकोज है जो हम खाना खाते हैं, तो उससे क्या बन गया, सपोज हमारे बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज
के लेवल तक मतलब आप बोल सकते हो कि जो सेल है, बॉडी सेल है, उसमें क्या है, ग्लूकोज है। अब सेल के लेवल तक क्या पहुंचेगा, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो हमारे सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगी, ये जो ग्लूकोज है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो मैं आपको बताती हूँ, ऑक्सीजन का काम होता है जलाने का, मतलब जहाँ ऑक्सीजन हो समझ लो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कौन जलेगा, ग्लूकोज जलेगा, यानी कि यहाँ पे बर्निंग होगी, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, इससे हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और पानी वेपर्स प्रोड्यूस होंगी, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी फ्यूल को हम जला क्यों रहे हैं, उससे एनर्जी निकालने के लिए। अगर एनर्जी ही ना मिले किसी फ्यूल से तो फिर काहे का वो फ्यूल, जलाए ही क्यों उसे हम। तो ग्लूकोज फ्यूल है हमारे लिए, उसको हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, एनर्जी बनी, लेकिन साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बना, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एक्सहेल करके, ठीक है। चलो, तो ये क्या होगी, ये हम बोलते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी निकल रही है ना, तो ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, आपकी एनसीईआरटी में दी गई है रिएक्शन। चलो, अब इसके बाद में ये जो हमारे पास कार्बन है ना, इस कार्बन को हम रिएक्ट करवा देते हैं, किसके साथ करवा देते हैं, लेड ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवा देते हैं। भाई थोड़ा सा ऑक्सीजन कार्बन हम बोलते हैं कि बचा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया था तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बचे हुए कार्बन को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो होगा क्या, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैम यहाँ पे Pb प्लस CO2 बन जाएगा। हमारे पास लेड ऑक्साइड था और हमारे पास कार्बन था, इनके रिएक्शन से क्या हुआ, Pb बन गया और ऑक्सीजन जाकर के चिपक गई किसके साथ, कार्बन के साथ, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो प्रोडक्ट समझ में आ गए कौन कौन से बने। अब सवाल ये आता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है ना। हम क्या जानना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं इसके बाद में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट तो बनवा लिया, लेकिन अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप कैसे बताओगे। भाई मुझे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इनिशियली लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद हुआ क्या, लेड से ऑक्सीजन चला गया, और जब ऑक्सीजन चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे मुझे साक्षात क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिडक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मैं एक्साइटमेंट पे आकर के यहाँ पे रिडक्शन लिख सकती हूँ, नहीं, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो पहले कार्बन था वो अकेला एक कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद इस कार्बन में कौन आकर के चिपक गई है, कार्बन में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन आकर के चिपक गई है, यानी कि कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, लेड का हुआ है, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे रिडक्शन नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन रेडॉक्स, आप बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है हमारी इस वाली रिएक्शन में, तो ये क्या कहलाएगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है हमारी इसी लेड से। ये जो अभी अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखी है, किसके बीच में, कार्बन और लेड ऑक्साइड के बीच में, जिसके हेल्प से क्या प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और लेड बनी है। तो इसी लेड को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और कैसे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, CuCl2 के साथ, यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ। तो आपके पास नेक्स्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन आ गई है, सवाल आ गया है कि आपके पास है लेड और आपने उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब जैसे ही आप ये रिएक्शन देखोगे लेड और कॉपर क्लोराइड के बीच में, तुरंत आपको याद आनी चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, वहाँ पे हमने देखा था कि जिंक आयरन का क्या है, पब है ना, जिंक आयरन का क्या है, पब है। इसके बाद में कौन आता है, कॉपर आता है।
तो यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो लेड है वो कैसा है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही लेड को अपने सामने एक ऐसा कंपाउंड दिखाई दिया जिसमें कि कॉपर है, तो लेड का हो गया दिमाग खराब। उसने बोला कि भाई ये जो कंपाउंड बना है इसमें कौन है, कॉपर है, और कॉपर तो मुझसे क्या है, कम रिएक्टिव है। तो ये कम रिएक्टिव कॉपर मेरे सामने उसके साथ कैसे कंपाउंड बना सकता है। तो लेड को आया गुस्सा, वो गया किसके पास, कॉपर क्लोराइड के पास, और उस कंपाउंड में जाकर के कॉपर को ही जाकर के मुक्का मारा और उसकी जगह को खाली करवा दिया। ठीक है, और जो खाली हुई जगह उसमें आकर के खुद बैठ गया। तो बना क्या बना, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लेड क्लोराइड बन जाएगा, है ना। कॉपर को हटाया जाएगा तो लेड उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि PbCl2 बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। कुछ निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर को ही तो क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्टिविटी सीरीज। तो बेचारा कॉपर अलग हो गया और कॉपर की जगह पे लेड आकर के बैठ गया और क्या बन गया, लेड क्लोराइड, और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे सीरीज कैसे कंटिन्यू होती है हमारी रिएक्शन। अब ये जो कॉपर बना है, इसी कॉपर को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। भाई चेन रिएक्शन है तो चेन रिएक्शन तो चलती जाएगी, जो बन रहा है उसी को किसी ना किसी के साथ हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये जो कॉपर बना है इस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, अगेन हाँ टाइप तो मैं आपको बताना ही भूल गई। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी SDR यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल लेड ने ही कॉपर को जाकर के डिस्प्लेस कर दिया है, इसीलिए होगी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो कॉपर बना है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करवाया जाएगा और साथ में हम बोलते हैं कि थोड़ी सी हीट भी सप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, कॉपर जब रिएक्ट करता है किसी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेता है, वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है उसका काम क्या होता है, O2 का काम होता है आग लगाना। तो जहां ऑक्सीजन आया समझ लो वहां क्या लगी, आग लगी। यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी एक कंबशन रिएक्शन। क्या हो जाएगी भाई, ये भी हो जाएगी एक कंबशन की प्रोसेस। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है भाई एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन है, इनके कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बना, कौन सा वाला, कॉपर ऑक्साइड वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ऑक्सीजन थी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, कंबशन भी होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बोल देते हैं कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, अब इसको हम क्या करते हैं, H2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ये कहाँ की रिएक्शन है, आपकी NCERT की रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन आपकी NCERT की है। ठीक है, तो बेसिकली एक और प्रॉपर्टी है कॉपर ऑक्साइड के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो कैसा होता है, एक ब्लैक सॉलिड होता है। क्या होता है, एक ब्लैक सॉलिड होता है। कॉपर का अपना कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि होती है कॉम्बिनेशन की रिएक्शन, यानी कि होती है कंबशन की रिएक्शन, तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो कॉपर का अपना कलर है ब्राउन, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसीलिए देखो मैंने उसको ब्लैक कलर से भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड जो बना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो क्या बनेगा, तो हम बोलते हैं कि आगे साथ ही साथ इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हीट भी कर देते हैं। तो जब इसको आगे जाकर के हमने हीट किया तो ये क्या बना, ये बेसिकली बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट कराया, हीट भी कर दिया, तो क्या बन जाएगा, कॉपर और पानी बन जाएगा। अब जब आपको प्रोडक्ट पता चल गए हैं रिएक्शन के, तो अब आपको बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। तो देखो भाई, इस पूरी रिएक्शन को देख के मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इनिशियली इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद में क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन दूर चला गया, यानी कि रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक्साइटमेंट में आकर के रिडक्शन नहीं लिखूंगी, इस रिएक्शन में पहले मैं ये भी चेक करूंगी कि क्या यहाँ पे रिडक्शन के साथ में कोई ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हुई है। चलो देखते हैं। इनिशियली हमारे पास जो हाइड्रोजन था बिफोर द रिएक्शन, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन की प्रोसेस हुई है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे केवल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगी, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में बेसिकली आप बोल सकते हो कि जब कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का सॉलिड बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। जब इसी कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है ना कॉपर ऑक्साइड की, ये फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ब्राउन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर का अपना कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, ब्लैक होता है। तो जैसे ही ब्लैक सॉलिड जो था हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का, इसको जब हमने H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कॉपर। तो आप बोल सकते हो कि जो ब्लैक कोटिंग है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गई, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गई। आई आपको बात समझ में? चलो जी, अब अपनी कौन सी रिएक्शन बची है, ये वाली तो हो गई है, इस रो की पूरी हो गई है रिएक्शन। ठीक है, अब एक और रिएक्शन बची है, किसके बीच में है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, जब क्विकलाइम और पानी आपस में रिएक्ट करते हैं तो माना वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन भी तो रिएक्शन है। क्यों है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्विकलाइम और पानी की कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम वो बन रहा है। तो जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो एक्सोथर्मिक तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगी। अब क्या करेंगे, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, हीट को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको मैं आगे जाकर के रिएक्ट करवाती हूँ किसके साथ, HNO3 के साथ। एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि आपके पास क्या है, आपके पास है स्लेक्ड लाइम और उसको आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, HNO3 के साथ। तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बन जाएगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम नाइट्रेट। क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप बोल सकते हो कि कैल्शियम को दिखाई दिया क्या, उसके सामने एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन था, तो कैल्शियम का वो दिमाग खराब, वो बोलेगा कि यार ये क्या बात हुई, हाइड्रोजन तो मुझसे कम रिएक्टिव है। फिर इस कम रिएक्टिव हाइड्रोजन ने कैसे नाइट्रेट के साथ HNO3 बना के रखा है, हटाओ इसको। तो कैल्शियम उठ के जाएगा अपने कंपाउंड से और क्या करेगा, H को जाकर के हटा देगा मुक्का मार के और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। तो कैल्शियम कहाँ पहुंचा, नाइट्रेट के साथ पहुंचा, हाइड्रोजन को हटा करके, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। बदले में हाइड्रोजन को भी तो गुस्सा आएगा, वो क्या करेगा, ठहर जाओ। कैल्शियम को बोलते तुमने मुझे हटाया ना, अब मैं तुम्हारी जगह पे आकर के बैठ जाऊंगा। तो जो H निकला है वो हम बोलते हैं कि OH जो बचा था, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम तो चला गया था, बचा कौन, हाइड्रोक्साइड। तो इसका H और इसका OH यानी कि हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, DDR यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में अब ये जो पानी बना है, इस पानी के साथ हमने क्या ऐड कर दिया है, पोटेशियम ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम ऐड कर दिया। अगर आपको याद हो तो इस पूरी चेन रिएक्शन की जो हमने आई गेस सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास था पानी और हमारे पास था क्या, सोडियम मेटल था, है ना। हमारे पास क्या था, पानी था और हमारे पास था सोडियम मेटल। तो एनसीईआरटी का सवाल था कि आपके पास पानी है, आपके पास सोडियम मेटल है, बताओ क्या बनेगा। तो वहाँ पे हमने बोला था कि जैसे ही सोडियम को दिखाई दिया पानी में उसने बोला कि यहाँ पे तो क्या है, हाइड्रोजन भी है, मुझसे कम रिएक्टिव है, चलो इसको हटाओ। तो सोडियम ने पानी में से H को हटाया और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ गया था। क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। ये भी तो सेम वैसा ही केस है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, सोडियम की जगह हमारे पास क्या है, अब पोटेशियम मेटल आया है। जैसे ही पोटेशियम मेटल को सामने दिखाई दिया पानी, उसका हुआ दिमाग खराब। क्यों हुआ दिमाग खराब, उसको पता चला कि भाई इस पानी में तो H है और H मुझसे क्या है, कम रिएक्टिव है, तो H को मेरे सामने नहीं होना चाहिए। पोटेशियम गया और पानी में से H को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी निकल आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है। किसने किया है, पोटेशियम ने किया है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जैसे कि हम पहले भी कर चुके थे, तो हिंट दे करके हम दूसरी वाली रिएक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन सी रिएक्शन बची है, मेरे ख्याल से अब तो सारी हो चुकी हैं। ठीक है, चलो अब
2-3 रिएक्शन और हैं और वो रिएक्शन थोड़ी अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि वो रिएक्शन ना इस चेन रिएक्शन में कहीं फिट नहीं हो रही थी। तो चेन रिएक्शन वाला पार्ट तो बस इतना ही था और अब 2-3 और रिएक्शंस बची हुई हैं, उनको भी हम कर लेते हैं, वो चेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। हाँ, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम चलते हैं जल्दी से आगे। आगे क्या है हमारे पास? आगे 1 मिनट रुको, पीछे जाना पड़ेगा। अब है हमारे पास क्या? फेरस सल्फेट। क्या है हमारे पास? FeSO4 है। ठीक है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस मतलब क्या? +2। आयरन के ऊपर जब +2 हो तो वो हो जाता है फेरस। और एक होता है फेरिक। फेरिक में हम बोलते हैं कि आयरन के ऊपर होता है +3 चार्ज। तो ये क्या है? फेरस है। क्यों? क्योंकि सल्फेट के ऊपर कितना होता है चार्ज? -2 का। और यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना है? +2 का है। तभी तो +2 -2 हम बोलते हैं कि कैंसिल आउट हुए और क्या बना? फेरस सल्फेट बना। ठीक है, तो अब इस फेरस सल्फेट को हमने क्या किया है? हीट किया है। तो ये रिएक्शन हमने कल भी देखी थी कि फेरस सल्फेट को, इसके पास क्या होता है? फेरस सल्फेट के पास हम बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है .7H2O, है ना। फेरस सल्फेट के पास क्या होता है? थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जब हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है? यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3, यानी कि ये क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? चलो जिस कलर का होता है उसी कलर से हम लिख देते हैं। इसका कलर होता है, वही कलर आ गया, तो दूसरा कलर कौन सा होगा? ये वाला। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, किसका? Fe2O3 का। फिर इसके बाद में क्या सिर्फ Fe2O3 बनेगा? नहीं, कुछ और भी बनेगा। बेसिकली ये सॉलिड होता है, प्लस क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद में SO3 भी बनेगा। तो SO2 और SO3 ये दोनों क्या है? गैसेज हैं। तो हमारे पास क्या था? फेरस सल्फेट था, FeSO4 था। जब हमने उसको हीट किया तो क्या बना? बेसिकली हीट का मतलब क्या होता है? हमने हीट करके उसको तोड़ा है ना। जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो चीज़ टूट जाती है। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सिमिलरली जब हम फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो उसका जो पानी है वो निकल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं Fe2O3, प्लस 2 गैसेस भी निकलेंगी, SO2 और SO3। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, इसको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये क्या होगी? ये होगी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साफ साफ दिखाई दे रहा है चीजें टूट रही हैं। अब इसके बाद में ऐसी ही एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं क्या? लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। पहले हमारे पास फेरस सल्फेट था, अब हमारे पास क्या है? हम बोलते हैं कि लेड नाइट्रेट है। ठीक है, अब इस लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद क्या होगा? लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि NO2 गैस इवॉल्व होगी, प्लस हम बोलते हैं कि थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हो जाएगी। तो जब लेड नाइट्रेट को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, यानी कि NO2 गैस अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन गैस भी अलग निकल जाएगी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में एक सवाल है जिंक प्लस AgNO3 का, कि जब जिंक और AgNO3 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। अगेन देखो यहाँ पे भी आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ ये भी कौन सी है? ऊपर वाली भी कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पे आपको ये दिखाई दे कि एक सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है? अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, मतलब वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऊपर भी नीचे भी। अब क्या है? जिंक और सिल्वर नाइट्रेट है। तो जैसे ही जिंक को अपने सामने क्या दिखाई दिया? सिल्वर नाइट्रेट दिखाई दिया, उसका हुआ दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब हुआ? उसने बोला कि भाई सिल्वर तो मुझसे कम रिएक्टिव है, तो उसकी क्या मजाल जो मेरे सामने किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बना रहा है, हटाओ इसको। तो जिंक गया, सिल्वर को जाकर के मुक्का मारा, उसको जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ गया। तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे हम बोलते हैं कि जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पे हम बोलते हैं कि बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिंक की क्या होती है? ऊपर चार्ज कितना होता है? +2, और नाइट्रेट के पास कितना होता है? -1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। बेचारा Ag का क्या होगा? Ag हम बोलते हैं कि रह जाएगा अकेला। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी हम बोलते हैं कि एक हो जाएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक ही सब्सटेंस, एक ही एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। कौन? सिल्वर। ठीक है, चलो किसने किया है? उसको, उसने किया है, जिंक ने किया। ठीक है, अब इसके बाद में एक है हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है,
और हमारे पास है क्या, बेरियम आयोडाइड। क्या रिएक्शन है, पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस हमारे पास क्या है, बेरियम आयोडाइड। ये आपकी एनसीईआरटी का आई गेस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आपके पास है पोटेशियम ब्रोमाइड और आपके पास है बेरियम आयोडाइड, तो इनके रिएक्शन से क्या बनेगा। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, पोटेशियम को देखेगा कौन अपने सामने एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कौन है, बेरियम है, तो वो बोलेगा कि पोटेशियम को बेरियम से नफरत है, तो क्या करेगा पोटेशियम, जाकर के बेरियम को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। बदले में बेरियम क्या करेगा, बेरियम भी थोड़ी ना चुप बैठेगा, वो क्या करेगा, जो जगह खाली हुई है ना पोटेशियम की उसके कंपाउंड में, उस जगह को आकर के घेर लेगा। तो इस रिएक्शन में के गया कहाँ, बेरियम के पास, बेरियम गया कहाँ, पोटेशियम के पास, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस हम बोलते हैं कि बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। क्यों, बेरियम की जगह आया कौन, पोटेशियम, पोटेशियम की जगह आया कौन, बेरियम, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आ चुके हैं अपनी सेकेंड लास्ट रिएक्शन पे। सेकेंड लास्ट रिएक्शन कौन सी है, हमारे पास है जिंक कार्बोनेट। जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2 और कार्बोनेट के ऊपर होता है -2, तो क्रिस क्रॉस होके क्या बन गया, कैंसिल आउट हो गया और जिंक कार्बोनेट बन गया। अब इस जिंक कार्बोनेट को क्या करा गया है, हीट किया गया है। जहां हीटिंग होते हुए दिखाई दे, समझ लो वहां पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और जहां डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हुई वहां पे समझ लो क्या हो रहा है, कुछ चीजें टूट के बनने वाली, मतलब कुछ चीजें टूटेंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट था, हीट किया, डिकम्पोज हुआ, जिंक ऑक्साइड बन गया और हम बोलते हैं कि साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई। अब लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपकी एनसीईआरटी में एक ब्लू डब्बा है, उसमें ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड और उसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। आपके पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड और आपने उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बनेगा क्या, रिएक्शन आपसे बोला गया है, बेरियम जो है क्या करेगा, अमोनियम की जगह पे जाकर के बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, BaCl2 बन जाएगा प्लस हम बोलते हैं कि अमोनिया निकलेगी प्लस हम बोलते हैं कि पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जो कि हमारी चेन रिएक्शंस में फिट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बता दिया है। ये सब आपकी एनसीईआरटी की है। जहाँ हीट हो समझ लो वहाँ पे क्या बनेगा, क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, यानी कि चीज़ें जो है, बड़ी चीज़ें अपने छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेज में टूटेंगी। तो एक हो गया फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन, कई बार ये क्या हुआ, कई बार हम बोलते हैं कि एग्जाम में आ चुका है, जब फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3 बन जाएगा, फिर SO2 गैस निकलेगी और SO3 गैस भी निकलेगी। स्टिल लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। और यहाँ पे तो सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। जिंक कार्बोनेट को जब आप क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे डिकम्पोज हो रही है ना, वहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऑक्साइड तो बन ही रहा है। जब सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी, जब हम बोल रहे हैं कि फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बना, ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना। जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बना, कौन सा ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड बना। जब जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो एक और हम बोलते हैं कि ऑक्साइड बना, कौन सा ऑक्साइड बना, तो जिंक ऑक्साइड बना। तो जब भी कुछ डिकम्पोज होगा किसी ना किसी का ऑक्साइड तो ज़रूर से बनने वाला है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में, हाँ, और ये हम बोलते हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हुआ क्या, पूरा पहले टाइप का क्वेश्चन, और इस पूरे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं उन सबको हमने एक बार में निपटा लिया है। अब जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, कुछ और टाइप के जो सवाल आते हैं एग्जाम में उन पैटर्न को भी हम देख लेते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ना बोला जाएगा कि रिएक्टेंट्स आपको दिए जाएंगे और आपको उनसे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनवाना है। फिर इसके बाद में उनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और फिर इसके बाद में कौन से टाइप की रिएक्शन है वो भी आपको बताना है। तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, गिव्स आयोडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स तो दिए ही गए हैं, साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी बताए गए हैं कि क्या बनने वाला है, तो एक झंझट तो हमारी खत्म है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब क्या होता है, HI। ठीक है,
फिर इसके बाद में जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, यानी कि Cl2 के साथ, क्या बनेगा, आयोडीन बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो जब भी आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, और किसी भी कंपाउंड के ऊपर कंपाउंड को बनाने के लिए आपको वैलेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। कैसे बना, H के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का, I के ऊपर कितना होता है, -1 का। Cl2 हम सबको पता है कि क्लोरीन का जो एक एटम है वो अकेले नहीं रहता है, वो किसी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रहता है, तो उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Cl2 लिखा। मैं यहाँ पे Cl3 भी लिख सकती, Cl4 भी लिख सकती थी, ठीक है। फिर आयोडीन बन गया है और हम बोलते हैं कि HCl बन गया है। अब इस रिएक्शन तो आपने लिख ली है, अब इसको आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। कैसे बैलेंस करोगे, या तो आप अपना ट्रेडिशनल जो है ना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, या जो कल मैंने आपको मेथड बताया था वो भी आप लगा सकते हो। देखो, पहली रिएक्शन तो हम अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद में जो भी आएंगी उनको हम अपने जो हमने कल मेथड सीखा था शॉर्ट ट्रिक वाला वो हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H कितना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम हमारा जो एक वो था पैटर्न था कि सबसे pहले हम मेटल को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, फिर इसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करती हूँ, आयोडीन को मैं यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस करती हूँ। तो LHS में आयोडीन के एटम्स कितने हैं, एक ही हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, LHS में कुछ ऐसा करूंगी कि आयोडीन का जो नंबर है, एटम्स का नंबर है, वो LHS में क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी कि RHS के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कोएफिशिएंट लगा दूंगी, कितना, 2। तो अब आयोडीन के कितने एटम्स हो गए, LHS में 2 हो गए, और RHS में भी कितने हैं, 2 हैं। चलो आयोडीन क्या होगा, हमारा बैलेंस हो गया। अब बारी आती है किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन हम बोल रहे हैं कि हमारे कितने एटम्स हैं इसके, LHS में 2 हैं, लेकिन RHS में कितने हैं, एक ही हैं, यानी कि RHS में कम है। तो क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। ये लो, ये लगा दिया क्या हमने, कोएफिशिएंट। तो अब RHS में कितने एटम्स हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए, और LHS में भी कितने हैं, 2 हो गए। तो आयोडीन बैलेंस हो गया है, और हमारा हम बोलते हैं कि क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है। अब बचा कौन, अब बचा हाइड्रोजन। तो अब हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। तो LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, और RHS में कितने हैं, यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि 2 हैं। तो बस आयोडीन हो गया बैलेंस, क्लोरीन हो गया बैलेंस, और हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, यानी कि पूरी की पूरी हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। देखो यही है ना, ट्वाइस ऑफ HI प्लस Cl2 विच गिव्स I2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन सबको पता होना चाहिए क्या होता है, CH4। जब वो बर्न हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन एयर, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किसका, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि पानी भी बन जाएगा। अच्छी बात यह है इन रिएक्शंस में कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर अपना दिमाग खर्च नहीं करना है कि रिएक्टेंट्स के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आपको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बैलेंस करते हैं अपने वाले तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से। कैसे करेंगे, चलो कोएफिशिएंट लिख दो, A, B, C और D। जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता है वो कल के सेशन को जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये चीज़ डिटेल में समझाई थी। आज मैं यहाँ पे फटाफट से आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो अगर मैं बात करूँगी कार्बन के एटम्स की, तो कार्बन के एटम्स कितने हैं, LHS में तो A हैं, RHS में कितने हैं, तो C हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स की, तो LHS में कितने हैं, 2 भी हैं, RHS में कितने हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2C है, प्लस हम बोलते हैं कितना है, D भी है। फिर बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, LHS में 4A है, और RHS में कितने हैं, RHS में हम बोल रहे हैं कि 2D हैं। अब क्या करो, एक ऐसा कोएफिशिएंट ढूंढो जो कि अधिकतर इक्वेशन में आए। तो A हमारे पास ऐसा है जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में नहीं है, तीसरे में है, चलो ठीक है। B क्या है, B तो हम बोल रहे हैं कि केवल एक ही में है, A और C फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे D की, तो D में भी हम बोल रहे हैं कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में है, यानी कि A और D ऐसे कोएफिशिएंट हैं जो कि 3 में से 2 इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो A या D में से आप किसी को भी 1 ले सकते हो। यहाँ पे मैं 1 किसको ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ किसको, A को। तो लेट A इज इक्वल्स टू 1, A को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया।
तो अब जहां जहां आपको जिन भी इक्वेशंस में ए नजर आ रहा है वहां आप क्या करो, उठा करके 1 रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगी तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू 1, तो सी भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब अगर सी 1 है तो क्या आप इस इक्वेशन में डी की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ए की जगह पे रख दोगे क्या, 1, तो ये कितना हो जाएगा 2d। तो ये 1 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d कितना हो जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास 2। तो a आ गया, c आ गया और हम बोलते हैं कि d भी आ गया। बचा कौन, b। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में रख दो। 2b इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। d की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, 2 निकाली है। तो 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2, b कितना हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। a की वैल्यू पता है, b की पता है, c की पता है, d की पता है। अब किस चीज़ की देरी, चलो लगा दो। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अपना 1, तो CH4 a की जगह हम रख देंगे 1, b की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2O2 विच गिव्स, c की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या रख देंगे, c इज इक्वल टू 1 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस d की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2O। तो ये क्या हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे आप 2 लगा देना, 2 यहाँ पे का मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल हमने मेथड सीखा था, शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, उससे मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया है कि आप कैसे केमिकल सेकंड वाली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, पहली वाली ये हो गई ना, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, थर्ड वाली के ऊपर। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। यानी कि आपके पास क्या है, पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगा, Al2O3 बन जाएगा। इसको आपने क्या किया है, हीट किया है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा भाई, डिकम्पोजिशन होगा। भाई आप किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हो, कोई ना कोई अगर हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर आपने मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करवाया है, तो वो क्या होगा, टूटेगा। किस में टूटेगा, दिया हुआ है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल, यानी कि एल्यूमिनियम मेटल इसने बना दिया है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन गैस भी बनी है। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, LHS में 2 हैं। ठीक है, यही काम करते हैं ना, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं, अच्छा लगता है वो। कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे कोएफिशिएंट, इसमें A, इसमें B और इसमें C। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं LHS में, देखो इधर पे 2A हैं, और RHS में कितने हैं, RHS में हम बोल रहे हैं कि एक ही है यानी कि B है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स LHS में कितने हैं, 3A हैं, और इसके बाद में RHS में कितने हैं, RHS में हम बोल रहे हैं कि 2C हैं। अब क्या करो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो A कोफिशिएंट है वो पहली वाली इक्वेशन में भी आ रहा है, दूसरी वाली में भी आ रहा है। तो लेट A इज इक्वल्स टू A, लेट A इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी A इज इक्वल्स टू 1। एक को हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। तो जहाँ जहाँ अब आपको A दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्या रख दो, 1 रख दो। तो 2 1 जा 2, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाली इक्वेशन में भी हम क्या रखेंगे, A की जगह 1 रख देंगे। कितना आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2C, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। क्या करोगे, रख दो इक्वेशन में, A की जगह कितना है, 1 है, तो Al2O3 विच गिव्स, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2Al, प्लस C की वैल्यू कितनी है, 3/2 कार्बन, नहीं सॉरी ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Al2O3 हो जाएगा। 2 2 का कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा 4Al, प्लस 3/2 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, थ्राइस ऑफ O2। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ट्वाइस ऑफ Al2O3 विच गिव्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस 4Al प्लस थ्राइस ऑफ O2। सॉर्टेड। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन। अब देखो ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको बनाना है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, और प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। और आई गेस ये 2016 या 18 में आया है ये क्वेश्चन, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HNO3 के साथ। तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नीशियम अपने सामने एक कंपाउंड देखेगा जिसमें कौन है, हाइड्रोजन है, उसका हो जाएगा दिमाग खराब। वो बोलेगा कि भाई ये क्या बात होती है, तुम तो मुझसे कम रिएक्टिव हो, तुम्हारी क्या हिम्मत जो तुम नाइट्रेट के साथ क्या बना रहे हो, HNO3 बना रहे हो, चलो हटो वहाँ से। तो मैग्नीशियम गया HNO3 के पास, H को मुक्का मारा, उसको हटाया और उसकी जगह पे आकर के बैठ गया। तो बचा क्या, MgNO3, NO3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, होल्ड ट्वाइस। ये क्या लिख दिया, फिर से लिखते हैं, MgNO3 होल्ड ट्वाइस। क्यों लिखा मैंने होल्ड ट्वाइस, क्योंकि M यानी कि मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का होता है, नाइट्रेट के ऊपर कितना होता है, -1 का होता है। तो मैग्नीशियम के पास आया क्रिस क्रॉस होने के बाद नाइट्रेट का 1, और नाइट्रेट के बाद क्रिस क्रॉस होने के बाद उसके पास पहुंचा मैग्नीशियम का 2। तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा। कुछ और बनेगा क्या साथ में, बिल्कुल बनेगा। ये जो हाइड्रोजन निकला है ये भी तो बाहर निकलेगा, किसके फॉर्म में निकलेगा, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को नाइट्रेट में से, या बोल सकते हो कि HNO3 में से, और खुद बना लिया क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये केमिकल इक्वेशन मुझे कैसे समझ में आई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने NCERT की जितनी भी रिएक्शंस थी उन सबको हमने मिल के क्या करा है, सॉल्व किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, बार बार डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन आ रही थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ रही थी, तो वहाँ पे हमने एक प्रैक्टिस कर ली है ना। तो अब जितनी भी रिएक्शन आ जाए सामने, हम सबको पता है कि रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब रही बात इस इक्वेशन को बैलेंस करने की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में सेकेंड क्या है हमारे पास, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। अब लो आ गई हमारी NCERT की इक्वेशन, क्या है यहाँ पे, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। जब हमने अपनी चेन रिएक्शन स्टार्ट करी थी तो ये शायद सेकंड इक्वेशन थी हमारी, कि सोडियम मेटल है हमारे पास, हाँ सेकंड ही तो थी, हमारे पास हाइड्रोजन था और हमारे पास ऑक्सीजन था, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया था, पानी बनाया था। इसी पानी के सामने हमने क्या करा था, मेटल, सोडियम मेटल रख दिया था। क्या बना था, जैसे ही सोडियम ने देखा पानी में कौन है, हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस किया और खुद क्या बना लिया, खुद बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हम बोलते हैं कि H2 गैस भी निकल गई थी। फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन भी हो गई हमारी। अब थर्ड बची, थर्ड कौन सी है, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगेन क्या होगा, जिंक का होगा दिमाग खराब, HCl में से H को देख करके उसको मुक्का मारेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शंस मैंने आपको बता दी हैं, कैसे इन जितने भी रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उन रिएक्टेंट से हमने कैसे प्रोडक्ट बनाए हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, बता दिया है। और अब बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बैलेंस करना होगा आपको, वो हो गया आपका होमवर्क। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेटल सॉल्ट में हट जाती हूँ। अ मेटल सॉल्ट MX नाम का मेटल सॉल्ट है, व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट split up to form metal M and a gas X2, ठीक है। metal M is used in making ornaments whereas gas X2 is used in making bleaching powder, ठीक है। the salt MX is self used in black and white photography। अब आप बताओ, ये मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, और तो और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, किसके बारे में, सिल्वर क्लोराइड के बारे में, कि सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, फोटोग्राफी जो होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें सिल्वर क्लोराइड को यूज किया जाता है। कल भी बताया था, आज भी बताया था, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो MX मेटल सॉल्ट है ये कौन है, AgCl है। चलो जिन बच्चों को नहीं भी पता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड यूज होता है, वो भी इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कैसे, सवाल में दिया गया है कि जो मेटल सॉल्ट है MX, जब आप उसको सनलाइट में क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, तो वो मेटल M और गैस X2 में जो है ना
टूट जाता है। अब ये जो मेटल M है इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो ऑर्नामेंट्स भी किसके बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं और किस चीज़ के बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो X2 गैस है वो हम बोलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होती है। ब्लीचिंग पाउडर में हम बोलते हैं कि Cl2 गैस यूज़ होती है, ठीक है। तो द सॉल्ट MX इज इटसेल्फ यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आइडेंटिफाई करना है हमको मेटल M और गैस X2। तो डेफिनेटली क्या है, मेटल M कौन है, सिल्वर है, और गैस कौन सी है, क्लोरीन है। मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन सॉल्ट MX इज एक्सपोज टू लाइट। ये कौन सी हो गई भाई, फोटोलाइसिस हो गई ना, फोटोलिटिक रिएक्शन हुई ना, डिकम्पोजिशन वाली, सिखाया था ना। AgCl को क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे, ये बना दिया क्या हमने सन, तो क्या बन जाएगा, Ag और Cl2 में टूट जाएगा। बैलेंस कर देना, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर अच्छे मार्क्स चाहिए है ना तो साथ में लिख देना ये क्या है, ये है फोटोलाइसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का यूज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया होता तो वो इलेक्ट्रोलिसिस होता, लाइट एनर्जी को पास कराया है इसलिए वो क्या हो जाएगी, फोटोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी। जब भी डीकम्पोजिशन होती है प्रोसेस तो उसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब वो एनर्जी या तो आप हीट के फॉर्म में सप्लाई करो, या लाइट के फॉर्म में सप्लाई करो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करो, ठीक है। ये भी 2014 का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या बताना है, आपको टोटल 3 ऐसी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जहाँ पे एक में हीट एनर्जी को यूज़ किया गया है, एक में लाइट एनर्जी को यूज़ किया गया है, और एक को इलेक्ट्रिसिटी का आप बोल सकते हो कि यूज़ किया गया है। तो जहाँ पे लाइट की बात आती है तो अभी अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया है जहाँ पे हम बोल रहे थे कि सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, टूटता है Ag में और Cl2 में, कब, जब उसको सनलाइट में एक्सपोज करोगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमारे काम आ जाएगी लाइट वाले में, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आप यूज़ कर सकते हो, इसमें गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में आप यूज़ कर सकते हो पानी वाली। यानी कि जब आप H2O को क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो वो टूट जाता है किस पे, H2 में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी में आप पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा, ये इसका एग्जांपल हो गया। जब आप लाइट प्रोवाइड करोगे किसको, AgCl को, तो वो Ag और क्लोरीन गैस में जाकर के टूट जाएगा। अब बचा कौन, हीट। तो हीट के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने काफ़ी सारी कैल्शियम रिएक्शंस देखी हैं। तो आप क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, लाइमस्टोन ले लो और उसको क्या करो, हीट कर दो। तो हीट करने के बाद में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन है, जहाँ पे हमने कौन सी एनर्जी सप्लाई करी है, हीट एनर्जी सप्लाई करी है। इस वाली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है और इस वाली में हमने लाइट एनर्जी सप्लाई करी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ डिकम्पोजिशन, अच्छा ये तो वही वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग 3 इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशंस हैं और इन तीनों इक्वेशंस को देख के आपको इन तीनों सवालों के जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव। कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इन तीनों रिएक्शंस को देख के पता चलेगा। भाई अभी तक जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या समझ में आया है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले को धक्का मार करके उसकी जगह ले लेता है। तो अब इन तीनों इक्वेशंस में हमको देखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि A2O3 प्लस 2OB जब कंबाइन होते हैं या जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो B क्या करता है, B इस A को जाकर के उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाता है। देखो ना, यही तो हुआ है, A2O3 था प्लस 2B बना क्या, B2O3 यानी कि 2A। यानी कि पहले ऑक्सीजन किसके साथ अटैच था, A के साथ, लेकिन जैसे B आया तो B को आप बोल सकते हो कि B A को जाकर के धक्का दे देता है और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। बचा कौन, बेचारा बाहर निकल गया, कौन, A, ठीक है। तो इस रिएक्शन में मुझे समझ में आया कि B ज़्यादा रिएक्टिव है A से। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में हुआ क्या, किसी आप बोल सकते हो कि एलिमेंट का सल्फेट है प्लस वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, B के साथ रिएक्ट कर रहा है। हुआ क्या, B ने C को जाकर के डिस्प्लेस किया और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ गया, ठीक है, और C बेचारा चला गया कोने में।
तो हुआ क्या, इस इक्वेशन से भी मुझे समझ में आया है कि बी ज़्यादा रिएक्टिव है किसके साथ, सी के साथ। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में क्या है, कोई ऑक्साइड ही है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो हुआ क्या, ए ने जाकर के इस ऑक्साइड में से सी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर के क्या बना लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के अपना ऑक्साइड बना लिया। बेचारा बीच में कौन रह गया, साइड में कौन रह गया, वो सी मेटल रह गया या एलिमेंट रह गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आया है कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सी से। तो ए से, पहली वाली इक्वेशन से समझ में आया कि बी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से। सेकंड से समझ में आया कि बी रिएक्टिव है किससे ज़्यादा, सी से। थर्ड इक्वेशन से ये समझ में आया कि ए रिएक्टिव है ज़्यादा किससे, सी से। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी है। क्यों, क्योंकि बी ए को भी डिस्प्लेस कर रहा है और सी को भी कर रहा है। तो सबसे रिएक्टिव कौन है, बी है। कौन है, बी है। सेकंड क्या है, विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हर कोई आकर के क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ए को बी कर सकता है, सी को बी हम बोलते हैं कि सी को भी कर सकता है और सी को हम बोल रहे हैं कि ए भी कर रहा है। यानी कि सी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ए भी आकर के उसको डिस्प्लेस कर रहा है और बी भी आकर के डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब क्या कि सी क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया। फिर इसके बाद में विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशन, तो अलग ही समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है ना, क्योंकि एक दूसरे की जगह आकर के ये लोग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करके, धक्का मार के। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर, आइडेंटिफाई द मेटल एक्स एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। देखो, सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि कॉपर का मैंने आपको कलर क्या बताया था, नेचुरल कलर क्या होता है उसका, ब्राउन होता है। लेकिन जब आप कॉपर को रिएक्ट करवाते हो ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड, और इस कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन रही है। ग्रीन कलर की कोटिंग तभी बनती है जब क्या बनेगा, जब हम बोलते हैं कि आप बोल सकते हो कि कॉपर कार्बोनेट बनेगा। कॉपर कार्बोनेट कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल की बात बोल रहे हैं हम, जिसकी मेटल की बात हो रही है, वो मेटल क्या कर रहा है, वो एयर में एक्सपोज है। अब एयर में तो पानी भी होता है, एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जब कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट COCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, यानी कि कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, और यही कंपाउंड क्या होता है, ग्रीन कलर बनाता है। तो ये सब कलर के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपर का कलर क्या होता है, आप बोल सकते हो कि ब्राउन कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड का क्या कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, बेरियम सल्फेट की, तो उसका होता है वाइट कलर का सब कलर। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सिल्वर की, तो वो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द मेटल एक्स समझ में आ गया, वो क्या होगा, कॉपर ही होगा। और कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, तो वो प्रोसेस है कोरोजन की। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली कोरोजन में होता क्या है, जो भी मेटल है वो डिग्रेड होता है, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, नेम एंड राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड, तो ये हमने लिख दिया। लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रोसेस, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे या तो पेंट कर दो या आप बोल सकते हो कि गैल्वेनाइजेशन कर दो। तो बेसिकली कॉपर का जो कांटेक्ट है एयर से वो आप तोड़ दोगे। जैसे कि हम लोहे की चीज़ों को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ना, ताकि लोहा जो है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और रस्ट ना हो, यानी कि रस्टिंग की प्रोसेस ना हो, है ना, रस्ट ना बने, जंग ना बने। तो इसीलिए जो कॉपर की जो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेज होते हैं, उसको भी हम पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं, ताकि कॉपर का जो कॉन्टैक्ट है एयर से वो टूट जाए। अदरवाइज क्या होता है, कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करता है और हरा हरा हो जाता है। ठीक है, चलो तो आज के सेशन के लिए भाई इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने कहाँ, नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, ये वाला सेशन देख लेना अच्छे से, इसका जो पहले वाला सेशन आया है वन शॉट वाला वो भी देख लेना अच्छे से। जो बच्चे दोनों सेशंस को अच्छी तरीके से देख लेंगे, उन बच्चों से एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो ना बने इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, वन शॉट में मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। आज की सेशन में मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं इस चैप्टर की, वो सारी की सारी मैंने आपको समझा दी हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा दी है। कैसे रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनवाना है ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए इस सेशन के बाद।
तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।